आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा घड़ी। दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 23 अगस्त और कल हमने अपने जो त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण है वो वाला टॉपिक पूरा कर लिया था। आज हम मॉनसून पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम है ना हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं मानसून, ठीक है, और हमारे होता भी मानसून ही है, लिखा हुआ भी मानसून ही है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं वो बोलते हैं मॉनसून, है ना। एक्चुअली क्या था, मेरा जब दृष्टि का इंटरव्यू था ना, दृष्टि में इंटरव्यू था, मतलब पिछली बार जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे खूब सारे, तो दृष्टि में भी दिया था। तो उन लोगों ने मतलब वो सर जो थे वो मुझसे पूछ रहे थे, जैसे उन्होंने पूछा मॉनसून के बारे में आप क्या जानते हो, और अल नीनो ला नीनो का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन मॉनसून ने, वो मॉनसून बोल रहे थे। और मैंने अपना उत्तर स्टार्ट किया मानसून के बारे में। सर मानसून वो पवनें होती हैं। उस टाइम तक तो मुझे कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब मेरे और इंग्लिश मीडियम वालों में मानसून बोलने में भी फ़र्क है। जब वो वीडियो बन के आया और मैंने वीडियो देखा तब पता चला कि यार मानसून वर्ड में भी कितने अलग तरीके से बोलते हैं। मतलब मेरा वर्ड इतना अजीब सा लग रहा था और उनका ही वही मॉनसून जो वो बोल रहे थे वो इतना अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो कोई ना मतलब चीज़ें सीखती रहनी चाहिए, है ना। मुझे वो अच्छा लगा तो अब मैं भी इसको मॉनसून ही बोलूँगी, ठीक है। आप लोग क्या बोलते हो नीचे कमेंट करके बताइएगा, मानसून अच्छा लगा या मॉनसून अच्छा लगा, ठीक है। और अभी आपको पता भी है मॉनसून जो है हमारे धमाकेदार चल रहा है राजस्थान में। हर जगह बारिश हो रही है, झमाझम वाली। राजस्थान मतलब एक हिल स्टेशन बन गया है। और आप सब लोग आप चलो आप आज है ना नीचे कमेंट करके बताइए आप लोग है ना कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब मेरा वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं, वहाँ पे बारिश के क्या हालात है, मतलब आप लोगों के कितनी बारिश आ रही है। हमारे राजस्थान में मैं अभी रह रही हूँ मेवाड़ वाले इलाके में, और मेवाड़ क्षेत्र में तो भाई तगड़ी वाली बारिश आ रही है, तगड़ी वाली। और मतलब मेरे जो भाई बहन है वो अलग अलग जगह पोस्टेड है और सब लोग अपने अपनी जगह के फ़ोटो भेज रहे हैं। तो कोई कह रहा है ये वाला डैम फुल हो गया, कोई कह रहा है ये वाला, एक भैया है जो भेज रहे हैं कि बिसलपुर डैम अपनी मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे चल रहा है। एक भैया कह रहे हैं जो मातृकुंडिया डैम है राशमी वाला चित्तौड़गढ़ वाला वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे चल रहा है। आप भी बताइए आपके इलाके के क्या हालात है, ठीक है। तो ये तो हो गई कुछ सामान्य बातें। अब शुरू करते हैं अपन मानसून या मॉनसून, और आज इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो मुड़ जा भाई, शुरू करते हैं। तो मानसून भी हेडली कोशिका की ही परिघटना है। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। दोस्तों ये लाइन है ना, वैसे आपको लग रही होगी पुरानी हो गई, बट अभी भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मानसून शब्द कौन सी भाषा से बना है। इवन मेरे से एक दो मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि मानसून का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है। तो हम इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि मानसून जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम। और अरब निवासी अरब सागर से चलने वाली हवाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। मौसम शब्द उन सब पवन प्रणालियों हेतु प्रयुक्त होता है जो वर्ष में 2 बार उलट जाती है, मतलब जिनकी दिशा है ना वर्ष में 2 बार चेंज हो जाती है। जिन हवाओं की दिशा, उन हवाओं के लिए मानसून शब्द या मौसम शब्द का उपयोग किया जाता है। ये प्रचलित पवनों से विपरीत दिशा में चलती हैं और इन्हें बाधित ग्रहीय पवनें भी कहते हैं। ग्रहीय पवनें क्या होती है, जो वर्ष भर एक ही निश्चित दिशा में चलती हैं। और बाधित ग्रहीय पवनों का मतलब क्या हो गया कि ये जो नॉर्मल पवन चल रही है अपनी, उनसे विपरीत दिशा में चल रही है, इसलिए इन्हें बाधित ग्रहीय पवन भी कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों मानसून उत्पत्ति के सिद्धांत, ठीक है। तो दो तरह की मतलब सिद्धांतों में हम बांटेंगे, एक तो प्राचीन अवधारणा है, एक नवीन अवधारणा है। हम सारी पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी करके सारी पढ़ेंगे। तो प्राचीन में 2 आती हैं, सबसे पहले तापीय संकल्पना और फिर हेडले की संकल्पना। देखो सबसे पहला विद्वान भी अपन ने एडमंड हेले ही पढ़ा था, और उन्होंने मानसून के बारे में सबसे पहले बताया था 1686 में तापीय संकल्पना दी थी, ठीक है। और हेडली, जिन्होंने हेडली परिकोशी का संचरण बताया था, उन्होंने 1734 में अपने विचार दिए थे किस पे, मानसून पे, ठीक है। आधुनिक अवधारणाओं में 3 है। एक तो गतिक अवधारणा, ये हरमन फ्लोन ने दी थी। और चलो हरमन फ्लोन मैंने आपको पढ़ाया था जब विद्वान पढ़ाए थे। बताओ हरमन फ्लोन ने कौन सा एक चक्रवातों से रिलेटेड कोई सिद्धांत दिया था, आपको याद है? अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हो तो नीचे बताओ कि कौन सा सिद्धांत दिया था चक्रवात वाला, ठीक है। वायुराशि अवधारणा सिद्धांत दिया था। और पूर्वी वायुराशि अवधारणा सिद्धांत है एक मानसून उत्पत्ति का, एक तो गतिक अवधारणा, वायुराशि अवधारणा, और एक पूर्वी जेठधारा सिद्धांत। पूर्वी जेठधारा सिद्धांत हमारे इंडिया वाला है, 1958 में आया था, सबसे नवीनतम मत है मानसून उत्पत्ति का। और एक तो चाइना के विद्वान थे मोंगतू यिन, और एक भारत के थे कोटेश्वरम, इन दोनों ने मिलकर दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले हम तापीय संकल्पना पढ़ते हैं जो 1686 में एडमंड हेले ने दी थी।
एडमंड हेले ने क्या बोला था कि मानसून की जो पवनें होती है वो बड़े पैमाने पर चलने वाली स्थलीय और जलीय पवनें ही होती है और इनकी उत्पत्ति स्थल और जल के गर्म होने से होती है। प्रोफेसर होन और कोपेन ने भी इनका समर्थन किया था। इन्होंने कहा कि स्थल और जल से जो पवनें चलती है, आपको पता है रात के समय, ये मान लो स्थल है, एक सेकंड, तो स्थलीय पवनें और जलीय पवनें, है ना, दो तरह की पवनें चलती है। तो स्थलीय पवनें कब चलती हैं? स्थलीय पवनें चलती है रात को, है ना, रात से तो स्थल से जल की ओर चलती है और दिन में जल से स्थल की ओर चलती है। तो इन्होंने क्या कहा, जो मानसूनी पवनें होती है वो बड़े पैमाने पर चलने वाली स्थलीय और जलीय पवनें ही होती है। इनका ही बड़ा रूप क्या होता है? मानसूनी पवनें होती है। अर्थात इन्होंने कहा कि 6 महीने जब पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं तो बारिश नहीं होती है, और 6 महीने जब पवनें जल से स्थल की ओर चलती है तो बारिश होती है। अर्थात जो एक दिन में 2 बार चेंज होती हैं वही पवनें 6 महीने में चेंज हो जाती हैं, वही मानसून होता है। तो नॉर्मल बस इन्होंने बता दिया कि स्थलीय और जलीय पवनें जो चलती हैं उनका ही बड़ा रूप क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। ठीक है, और ये जलीय समीर स्थलीय समीर का मैंने चित्र भी बनाया, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये है दिन का टाइम। दिन के टाइम में मान लो कि ये जगह है और ये जगह है, तो यहाँ पे तो है पानी, जल, और ये है स्थल। अब दिन के समय सूर्य के प्रकाश जब पड़ेगा तो बताओ जल ज़्यादा गर्म होगा कि स्थल ज़्यादा गर्म होगा? ऑब्वियसली जल के मुकाबले स्थल गर्म होगा। स्थल गर्म होगा तो तापमान कैसा? स्थल पे ज़्यादा, और वायुदाब कैसा? कम, क्योंकि तापमान का उल्टा होता है वायुदाब। और दूसरी तरफ स्थल के मुकाबले जल कैसा होगा? कम गर्म होगा। कम गर्म होगा तो तापमान कम और वायुदाब कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ज़्यादा। तो बताओ पवनें किधर से किधर चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, मतलब जल से स्थल की तरफ पवनें चलेंगी। यह तो होता है जल समीर, जो कि दिन के समय बनता है। ठीक है, अब इसके विपरीत जो होता है वह होता है स्थल समीर। ये वही स्थल मान लो और ये जल मान लो। अब बात है रात की। अब रात को बताओ स्थल ज़्यादा ठंडा होगा कि जल ज़्यादा ठंडा होगा? ऑब्वियसली स्थल ठंडा होगा, तो स्थल में तापमान बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वायुदाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसके मुकाबले जल देरी से गर्म और देरी से ठंडा होता है, तो यहाँ पे तापमान स्थल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है, तापमान तो ज़्यादा, और वायुदाब कैसा होता है? यहाँ पे कम होता है। तो पवनें किधर से किधर चलेंगी भाई? अब की बार स्थल से जल की तरफ चलेंगी। ये टाइम कौन सा है? रात का। तो स्थल से जल की तरफ चल रही है, तो इसे क्या कह देंगे? स्थल समीर। तो यही स्थल और जल समीर है, इन्हीं का बड़ा रूप इन्होंने क्या बोला? मानसून कहलाता है। ठीक है, दूसरा है हेडली। हेडली ने क्या बोला? 1734 में हेडली ने सिंगल सेल सर्कुलेशन, आपको पता है हेडली चक्र दिया था, जिसमें आगे चलकर फेरल ने संशोधन किया। फेरल ने बोला कि सिंगल सेल नहीं होता, 3 सेल होते हैं सिंगल, एक तो हेडली सेल, एक फेरल सेल और एक ध्रुवीय सेल। ठीक है, इन्होंने मानसूनी पवनों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसके साथ ही उत्तरी गोलार्ध में हेडली सेल उलट जाती है। इन्होंने वही बताया कि जब देखो ये बताया कि ये 0 डिग्री है, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो इस भाग में क्या हो जाएगा? तापमान ज़्यादा हो जाएगा। तापमान ज़्यादा तो वायुदाब कम, तो समुद्र से इधर की ओर हवाएं चलने लगेंगी। ये बात है गर्मियों की, है ना, तो समुद्र की तरफ से हवाएं आ रही है तो बारिश आ गई। दूसरी तरफ सर्दियों में सूर्य तो चला जाएगा इधर, तो इधर हो जाएगा तापमान कम और वायुदाब ज़्यादा। तो अब की बार स्थल से जल की तरफ हवाएं चलने लगेंगी, इसलिए ये हवाएं सूखी होंगी और सर्दियों में बारिश नहीं होती है। इस तरह से इन्होंने सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से मानसून की उत्पत्ति को जोड़ा। यह है हेडली का मत। ये पुरानी बातें हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और ये हम जानते भी हैं। ठीक है, गतिक अवधारणा, तीसरे नंबर की गतिक अवधारणा, ये मिली जुली अवधारणा है, बहुत सारे विद्वानों ने दी है, इसलिए स्पेशल कोई विद्वान का नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, वायुदाब और व्यापारिक पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण से मानसून की उत्पत्ति होती है। उन्होंने कहा कि वायुदाब जो है और व्यापारिक पवनें जो है जिनका मौसमी स्थानांतरण होता है, इनसे ही क्या होता है? मानसून की उत्पत्ति होती है। जहाँ व्यापारिक और विषुवत-रेखीय पछुआ पवनें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आपको पता, ITCZ कहते हैं। क्या कहते हैं? ITCZ कहते हैं। ग्रीष्म काल में ITCZ 30 डिग्री नॉर्थ तक विस्थापित हो जाता है और व्यापारिक पवनें उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। ठीक है, और विषुवत-रेखीय पछुआ पवनें ही दक्षिणी पश्चिमी दिशा से दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आती हैं और इन्हें ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ये कह रहा है कि देखो जब 0 डिग्री पर तो देखो भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें चलती है, विषुवत रेखीय पछुआ पवनें चलती है, और 30 डिग्री के आसपास जो व्यापारिक पवनें चलती है, ये दोनों जहाँ मिलती हैं 5 डिग्री के आसपास, वो क्षेत्र क्या कहलाता था? ITCZ कहलाता था।
ये ITCZ क्या होता है, गर्मियों में उत्तर की तरफ खिसक जाता है। अपना भारत यहाँ है ना, उत्तर की तरफ खिसक जाता है, उत्तर की तरफ खिसक जाता है। तो ये जो पछुआ पवने हैं ना, जो कि भूमध्य रेखा पर चल रही हैं, है ना, विषुवत रेखीय पछुआ पवने, यही पवने, इसने क्या लिखा है, तथा विषुवत रेखीय पछुआ पवने ही दक्षिण पश्चिमी दिशा से दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में आती हैं। तो यहाँ पे जो विषुवत रेखीय पछुआ पवने हैं, ये उत्तर की तरफ खिसक जाती हैं, और यही पवने इस दिशा से, दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, यहाँ पे भारत है तो इधर से प्रवेश करती हैं। और क्योंकि ये समुद्र से आ रही हैं और ITCZ उत्तर की तरफ खिसक चुका है, नॉर्मली ये भारत में नहीं रहती हैं, क्योंकि ITCZ उत्तर की तरफ खिसक जाता है, तो विषुवत रेखीय पछुआ पवने ही दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से अब भारत में प्रवेश करने लगती हैं, या फिर मतलब पूरे विश्व में ही चलती है, दक्षिणी एशिया में चलती है, तो इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। शीतकाल में, कहाँ गया, शीतकाल में ITCZ पुनः भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित हो जाता है, मतलब पुनः अपनी स्थिति पे आ जाता है। इसलिए उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया पर स्थापित हो जाती है, इसलिए इसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। तो 0 डिग्री, ये 5 के आसपास रहता है ITCZ, तो और शीतकाल में ये स्थिति है, तो इधर से पवनें चलती है, मतलब व्यापारिक पवनों की जो दिशा होती है वही होती है। तो यहाँ भारत आता है, तो अब की बार दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो सर्दियों में हमारे भी उत्तर पूर्व की तरफ से हवाएं चलती हैं, क्योंकि ये स्थल की तरफ से आ रही है, इनसे बारिश नहीं होगी। और शीतकाल में मानसून पवनों की दिशा भी क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ग्रीष्म काल में क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण से ही हुआ ना मानसून की उत्पत्ति। तो यह है, इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं हम गतिक अवधारणा। अब चौथा सिद्धांत है वायु राशि सिद्धांत। मानसून की उत्पत्ति सूर्य के आभासी उत्तरायण और दक्षिणायन संचरण से संबंधित है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये आपको मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो दक्षिणी एशिया में तापमान ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सूर्य हमारे सीधे सर पे चमकेगा, तो दक्षिणी एशिया में भी तापमान कैसा, ज़्यादा, तापमान ज़्यादा, तो वायुदाब का क्या हो जाएगा, कम। जबकि दक्षिणी एशिया के मुकाबले हिंद महासागर में क्या होगा, तापमान कम, तो वायुदाब ज़्यादा। और इस संकलना में क्या होगा, फिर हिंद महासागर से दक्षिणी एशिया की तरफ पवनें चलने लगेंगी। यह अपना ग्रीष्मकालीन मानसून हो गया। इस संकल्पना में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें ही भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाती है तथा अपनी दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी पश्चिमी दिशा से दक्षिण एशिया में प्रवेश करती है, और इनका प्रवेश करना ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है। ये कह रहा है कि ये जो 0 डिग्री है, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो यहाँ वायुदाब क्या हो जाता है, यहाँ वायुदाब कम हो जाता है, जबकि हिंद महासागर में वायुदाब ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हिंद महासागर का जो ज़्यादा वायुदाब है वह जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये जो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें चल रही थी, इस उच्च वायुदाब की वजह से ये खिंचती चली आती हैं, और खिंचेंगी तो ये भूमध्य रेखा को पार करेंगे, और यहाँ पे फिर फेरल का नियम लागू हो जाएगा। जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेंगी तो अपनी मूल दिशा से दाईं ओर पलट जाएंगी, तो दाईं ओर पलट जाती है। तो अब यहाँ पे भारत है, तो भारत और दक्षिणी एशिया है, तो दक्षिणी एशिया के लिए इनकी दिशा कौन सी हो गई, दक्षिणी पश्चिमी। तो ये कह रहा है कि जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिण गोलार्ध में चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं, वही पवनें क्या होता है, जब भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, फेरल के नियम के अनुसार अपनी मूल दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में और दक्षिणी एशिया में प्रवेश करता है। और शीतकाल में दक्षिणी एशिया में उच्च दाब पाया जाता है। शीतकाल में क्या होगा, शीतकाल में ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, स्थल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तापमान कम, वायुदाब कैसा, ज़्यादा, और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में आ जाती है। तो शीतकाल में ये मतलब ये हमारा एशिया है, और यहाँ पे जो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें चलती हैं वही उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में हमारे यहाँ पे काम करने लगेंगे, क्योंकि इस बार यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और इधर लो प्रेशर हो गया। तो शीतकाल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मतलब स्थल से जल की ओर पवनें चलने लगेंगी। ठीक है, अब अपना लास्ट सिद्धांत है पूर्वी जेठ धारा का सिद्धांत। सबसे इम्पोर्टेंट भी है, और क्योंकि लेटेस्ट है तो क्वेश्चन भी बहुत आते हैं इनमें से। 1960 में P कोटेश्वरम ने दिया था। मानसून उत्पत्ति का नवीनतम सिद्धांत है। इनके जो सहायक प्रोफेसर थे वो थे प्रोफेसर मांग तुयिन, ये चाइना के थे। हिमालय व तिब्बत का पठार बौद्धिक बाधा के रूप में, ताप के उच्च स्रोत के रूप में, इन दोनों ने ये माना कि हिमालय पर्वत और तिब्बत का उच्च पठार हमारे यहाँ पे ताप का उच्च स्रोत बन जाता है, और भौतिक बाधा के रूप में हिमालय और ये तिब्बत पठार काम करते हैं। क्षोभमंडल में ऊपरी जेट वायु का प्रवाह का परिसंचरण होता है। दो चीजें मानी, एक तो तिब्बत का पठार का गर्म होना, और क्षोभमंडल में ऊपरी मतलब जेट वायु धारा का चलना।
एशिया के विस्तृत स्थल दक्षिण हिंद और प्रशांत महासागर में तापन और शीतलन में भिन्नता होती है। ये कह रहा है कि एशिया में और प्रशांत महासागरों में तापन और शीतलन में मतलब गर्म होने में ठंडे होने में भिन्नता होती है। क्यों? क्योंकि स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडे होते हैं और समुद्र धीरे गर्म धीरे ठंडे होते हैं। क्षोभ सीमा के पास उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ऊपरी ध्रुवीय घूर्णन की उपस्थिति। कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि इन पॉइंटों का योगदान होता है। मोनेक्स अभियान क्या था? 1973 में भारत और रूसी संघ का एक संयुक्त अभियान था। रूस के 4 और भारत के 2 जलयान इसमें भेजे गए थे। 1973 में इन जलयानों ने हिंद और अरब सागर में मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी हेतु विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए थे और इन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला था कि भारतीय मानसूनी पवनों के परिसंचरण में तिब्बत के पठार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो मोनेक्स अभियान में थोड़ा सा याद कर लेना, भारत और रूस का था, 1973 का अभियान था। और हिंद महासागर में मतलब अरब सागर और इनमें क्या मतलब मानसून की उत्पत्ति में क्या सहायक होता है इसके लिए रिसर्च करने गए थे और तिब्बत के पठार को इन्होंने भी महत्वपूर्ण माना। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, बोलने में दिक्कत हो रही है। अब 1958 में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पी कोटेश्वरम भारतीय मौसम विभाग के निदेशक थे। 1958 में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ और उसमें उन्होंने विश्व के मानसून शीर्षक से मतलब एक अपना शोध पत्र पढ़ा और इसमें कहा कि ग्रीष्म काल में जब तिब्बत का पठार भारतीय मानसून की उत्पत्ति में सहायक है और मानसून फटने का कारण भी तिब्बत का पठार ही है भारत में, है ना। अब इन्होंने बताया कि इनके अनुसार मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण कटिबंध के ऊपरी क्षोभमंडल में चलने वाला जेट प्रवाह संचरण है। हम तीनों जेट प्रवाह संचरण ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तिब्बत का पठार 2 तरह से भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, एक तो भौतिक बाधा के रूप में और एक उच्च ताप के स्रोत के रूप में, ठीक है। प्रोफेसर यिन के अनुसार ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार उच्च ताप का स्रोत बन जाता है, मतलब तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब यह तापीय इंजन के रूप में काम करने लगता है। पठार की धरातलीय सीमा पर चक्रवातीय दशा तथा ऊपरी क्षोभमंडलीय सीमा पर प्रतिचक्रवातीय दशा। तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो हवाएं यहाँ से क्या होती है, गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, इसलिए यहाँ तो चक्रवातीय दशा बन जाती है और यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं वह क्षोभ मंडल में जाकर नीचे बैठने लगती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवातीय दशा बन जाती है। ग्रीष्म काल में तिब्बत का पठार उच्च तापीय स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे यहाँ चक्रवातीय दशा होने से हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी और क्षोभ मंडल में प्रतिचक्रवातीय दशा का निर्माण होगा। फिर इसके पूर्वी भाग में अपसारित वायु राशि CF मतलब कोरियोलिस फोर्स और PGF मतलब वायुदाब वाला जो बल होता है उनसे संतुलित होकर 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई से दक्षिणी एशिया और हिंद महासागर के ऊपरी भाग होते हुए मेडागास्कर के पूर्व में नीचे की ओर अवतलित होगी और यहाँ पे गतिक उच्च दाब का निर्माण करेगी। ये कह रहा है कि ये है अपना दक्षिणी एशिया, ठीक है। अब ये है तिब्बत का पठार, है ना। और तिब्बत का पठार इधर 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 चल के मेडागास्कर, ये इधर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका आ जाएंगे और मान लो ये इंडिया और यहाँ पे मेडागास्कर है, ठीक है। यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये भारत वाला और एशिया वाला पार्ट है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है। अब यहाँ पे चक्रवातीय दशा बन जाएगी, यहाँ से पवनें ऊपर उठेंगी, ठीक है। यहाँ से पवनें ऊपर उठेंगी, ऊपर उठकर क्षोभमंडल पे नीचे बैठेगी, क्षोभमंडल के पास नीचे बैठकर चलेंगी इधर और फिर मेडागास्कर जो द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप के पास में नीचे उतरेंगे, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप के पास में नीचे उतरकर क्या करेंगे, यहाँ पे जब पवनें नीचे उतरेंगी तो कौन सी दशा का निर्माण होगा, उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। तो यहाँ तो उच्च वायुदाब और यहाँ पे क्या था अपने निम्न वायुदाब, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर एक मतलब तीव्र बल का बल बन जाएगा, मतलब एक क्या बोलते हैं बैरोमीट्रिक ढाल का निर्माण हो जाएगा और यहाँ से तीव्र गति से पवनें अपनी तरफ मतलब तिब्बत के पठार की तरफ चलने लगेंगी। यही बात इसने बोली है, देखो कि इसके पूर्वी भाग में अपसारित वायुराशि CF और PGF से संतुलित होकर 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दक्षिणी एशिया और हिंद महासागर के ऊपरी भाग होते हुए मेडागास्कर के पूर्व में नीचे अवतलित होगी और जब नीचे अवतलित होगी तो गतिक उच्च दाब का निर्माण होगा, जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी महासागर से तिब्बत के पठार की ओर बैरोमीट्रिक ढाल का निर्माण होगा, मतलब मेडागास्कर द्वीप से तिब्बत पठार की ओर हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके तीव्र गति से मालाबार तट से टकराती है, अतः यहाँ पे मानसून प्रस्फोट की स्थिति बन जाती है। मतलब ये अफ्रीका, ये मेडागास्कर द्वीप और यहाँ पे अपना दक्षिणी एशिया और भारत
और यहाँ पे अपना तिब्बत का पठार। जब यहाँ पे उच्च दाब का निर्माण हो गया, यहाँ पे अत्यधिक निम्न दाब है, यहाँ से तीव्र गति से हवाएं चलेंगी अपनी तरफ। और अपना यहाँ केरल का जो मालाबार तट है, हवाओं की गति बहुत तीव्र होती है, और क्योंकि ये समुद्र के ऊपर से आ रही है तो यहाँ तीव्र गति से टकराएंगी और मानसून का प्रस्फोट होगा, मतलब मानसून फट जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा था कि तिब्बत का पठार भारतीय मानसून में प्रस्फोटक स्थिति बनाने में भी काम करता है। भारतीय मानसून के अन्य तथ्य, सोमालिया की ठंडी धारा, अरब सागर पे रेडोन गैस का छिड़काव, ये मतलब थोड़े से याद कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हैं जो भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती हैं, अल नीनो, ला नीनो, वाकर कोशिका, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। विश्व में मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र, क्या भारत में ही एकमात्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है और कहीं भी पाई जाती है? तो देखो, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है गिनी तट पर, पूर्वी अफ्रीका में हिंद महासागर वाले तट पर पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी तट पर पाई जाती है, और ब्राज़ील के पूर्वी तट पर भी पाई जाती है। दोस्तों कई बार है ना पूछा गया है हमसे, शायद आरएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कि निम्न में से मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों को बताइए, है ना। तो हम अकेला कई बार भारत ही सोच लेते हैं, लेकिन ये वाले क्षेत्र और है जहाँ पे भी मानसूनी दशाएं पाई जाती है। अगला हमारा टॉपिक होगा स्थानीय और सामयिक हवाएं। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको मानसून समझाने की कोशिश करी है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये नोट्स आपको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को पढ़ के आप नेट या स्कूल लेक्चरर पास कर लेंगे, ये आपके रिविजन के लिए है, क्विक रिविजन के लिए है। शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, बाकी अपने बुक नोट्स जिसमें से भी आप तैयारी करें करते रहिए, ये आपके बार बार रिवीजन करने के लिए है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।